ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज जनरल फार्माकोलॉजी के थर्ड पार्ट दैट इज ड्रग एब्जॉर्प्शन को। इस वीडियो के पहले हमने इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम डिटेल में कवर किया है। और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियो लेक्चर के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ड्रग एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या होता है। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज अ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ब्लड सर्कुलेशन। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, सो कोई भी ड्रग जब अपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन की तरफ मूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन की तरफ जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मेडिसिन जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल या सिरप अगर आपने अपने माउथ के जरिए लिया, तो वो मेडिसिन क्या होगा, आपके माउथ से आपके स्टमक में जाएगा और स्टमक से आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो आपका यहाँ पे माउथ है ये काम करता है एक साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरह, और जो ड्रग है या फिर जो मेडिसिन है वो ये साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि माउथ से आपके ब्लड की तरफ मूव करता है, ब्लड की तरफ चले जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये तो था डेफिनेशन ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। होप आपको इसके डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कि ड्रग एब्जॉर्प्शन के कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं। ये टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनका जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। आखिर ये दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें हाइड्रोफिलिक की, सो अगर कोई भी ड्रग वाटर के साथ अच्छे तरीके से घुल मिल जाता है या फिर उनका वाटर के साथ काफ़ी अच्छा खासा रिलेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक ड्रग या हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक ड्रग या हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। अगर कोई भी ड्रग या कोई भी सब्सटेंस जिनका वाटर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होता है और जो वाटर के साथ अच्छे तरीके से नहीं घुल मिल पाता, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक ड्रग या हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। होप आपको ये दोनों वर्ड का जो मीनिंग है अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड होता है लिपोफिलिक एंड लिपोफोबिक। अगर हम बात करें लिपोफिलिक की, तो जो ड्रग, जो सब्सटेंस जिनका लिपिड या फिर फैट के साथ अच्छा रिलेशन होता है, या फिर लिपिड और फैट के साथ ड्रग अच्छे तरीके से जब घुल मिल जाता है, वैसे ड्रग या वैसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं लिपोफिलिक। अगर हम बात करें लिपोफोबिक की, तो ऐसा ड्रग जिनका रिलेशन अच्छा नहीं होता है लिपिड और फैट के साथ, या फिर ऐसा ड्रग जो लिपिड और फैट के साथ अच्छे तरीके से घुल मिल नहीं पाता, वैसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं लिपोफोबिक। होप आपको इनका मतलब अच्छे तरीके से समझ गया होगा। देखिए, जो ड्रग मॉलिक्यूल होता है या फिर जो ड्रग पार्टिकल होता है, ये ड्रग मॉलिक्यूल या ड्रग पार्टिकल या तो स्मॉल होते हैं या तो लार्ज होते हैं, यानी कि या तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या तो ये बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो इन्हीं के ऊपर हमारा जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो डिपेंड करता है। सो टोटल हमारे पास 4 एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड लास्ट है एंडोसाइटोसिस। इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पैसिव डिफ्यूजन को। इन पैसिव डिफ्यूजन द ड्रग मॉलिक्यूल ट्रेवल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पैसिव डिफ्यूजन डू नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। Hydrophobic drugs and the drug particles which are smaller in size passes through passive diffusion। अगर हम बात करें पैसिव डिफ्यूजन की, तो ये एक ऐसा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करता है। इसे हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये जो बीच में लेयर दिख रहा है ये है सेल मेम्ब्रेन का लेयर, और सेल मेम्ब्रेन के इस तरफ आपको काफ़ी सारे ब्लैक डॉट्स दिख रहे होंगे। ये डॉट्स हैं ड्रग पार्टिकल्स, और सेल मेम्ब्रेन के इस तरफ भी आपको कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, ये भी है ड्रग पार्टिकल्स। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो सेल मेम्ब्रेन के इस तरफ ये जो ब्लैक डॉट है यानी कि जो ड्रग पार्टिकल्स है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये हो जाता है हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग। और जहाँ पर ड्रग पार्टिकल कम है, यानी कि सेल के इस तरफ सिर्फ एक या दो ड्रग पार्टिकल है, इसको हम बोलते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन या फिर लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग। तो पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, जो ड्रग मॉलिक्यूल है या फिर जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करते हैं। और जब कोई भी ड्रग हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करता है तो वहाँ पे कोई भी टाइप का एनर्जी नहीं लगता। इसीलिए पैसिव डिफ्यूजन के अंदर भी किसी भी टाइप का एनर्जी नहीं लगता। ऐसे ड्रग जो हाइड्रोफोबिक होते हैं या फिर ऐसा ड्रग जिनका पार्टिकल साइज काफ़ी छोटा होता है,
वैसे ड्रग क्या होते हैं, पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। सो होप आपको पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है वो आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में। इन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन द ड्रग मॉलिक्यूल ट्रैवल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। नो एनर्जी रिक्वायर इन दिस प्रोसेस। In facilitated diffusion, the drug molecule crosses the cell membrane with the help of carrier protein. Hydrophilic drugs and the drug which are larger in size passes through facilitated diffusion. This process is faster than passive diffusion. अगर हम बात करें facilitated diffusion की, तो facilitated diffusion के अंदर भी जो drug molecule है वो higher concentration से lower concentration की तरफ travel करता है। इसे हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर डायग्राम देख सकते हैं, ये जो बीच में लेयर है ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के इस तरफ ड्रग मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दिख रहे हैं, ये है हायर कॉन्सेंट्रेशन, और ड्रग मॉलिक्यूल्स इस तरफ हमें काफ़ी कम कॉन्सेंट्रेशन में दिख रहे हैं, यानी कि काफ़ी कम अमाउंट में दिख रहे हैं, ये हो जाता है हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर भी जो ड्रग मॉलिक्यूल है या फिर जो ड्रग पार्टिकल है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करता है। लेकिन यहाँ पे जो ड्रग है वो लार्ज होता है साइज में, और साथ ही साथ जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। जब कभी भी कोई भी ड्रग हाइड्रोफिलिक हो या फिर काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज में होता है तो वो आसान तरीके से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक चीज़ आता है जिसको हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। अब ये कैरियर प्रोटीन क्या करता है, ड्रग मॉलिक्यूल को हायर कॉन्सेंट्रेशन से उठाता है और लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ छोड़ देता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रग मॉलिक्यूल खुद ब खुद पास नहीं हो रहे, ड्रग मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, कैरियर प्रोटीन का मदद ले रहे हैं। वो कैरियर प्रोटीन क्या कर रहे हैं, उन्हें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पहुंचा रहे। और फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर भी किसी भी टाइप का एनर्जी नहीं लगता है। ये जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है पैसिव डिफ्यूजन के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन का। सो ये तो था फैसिलिटेड डिफ्यूजन, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट द ड्रग मॉलिक्यूल ट्रेवल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन to an area of higher concentration. Active transport require energy for the movement of drug molecule. In this type of absorption, a carrier protein molecule is also required for transportation of drug. अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ड्रग मॉलिक्यूल है या फिर जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। जब कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी ड्रग लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है तो वहाँ पे एनर्जी लगती है, वहाँ पे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लगता है। तो इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे खर्च हो जाता है। अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में यहाँ पे खर्च होते रहती है। और जब कभी भी ड्रग मॉलिक्यूल लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रैवल करता है तो वो खुद ब खुद ट्रैवल नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या होता है, जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसे कैरियर प्रोटीन की मदद लेनी ही पड़ती है। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो कैरियर प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन क्या करता है, जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ छोड़ देता है। सो ये तो था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंडोसाइटोसिस के बारे में। In this process, the cell engulfs the drug molecule. This process of drug absorption requires energy. अगर हम बात करें एंडोसाइटोसिस प्रोसेस की, तो एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है कि जो सेल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल को अपने अंदर निगल लेते हैं, और निगलने की वजह से ही जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको ये जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ये है ड्रग मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो आपको ये येलो लाइनिंग दिख रहा है ये है सेल मेम्ब्रेन का लाइनिंग या फिर हमारा ये सेल है। अब जो सेल क्या करेगा, ड्रग मॉलिक्यूल को अपने अंदर निगल लेता है, निगलने की वजह से ये क्या करता है, ड्रग मॉलिक्यूल को अंदर फेंक के एब्जॉर्ब करवा लेता है। एंडोसाइटोसिस ये एक ऐसा प्रोसेस होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन का जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगता है। सो ये तो था एंडोसाइटोसिस, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ें होती है जिनकी वजह से ड्रग एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी के अंदर अफेक्ट हो जाता है। सबसे पहला होता है फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग। लिक्विड ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब एज कम्पेयर टू सॉलिड ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल सिरप एब्जॉर्ब फास्टर एज कम्पेयर टू टैबलेट और कैप्सूल्स। अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग की,
तो जो लिक्विड फॉर्म में ड्रग होते हैं, यानी कि ऐसे ड्रग जो लिक्विड होते हैं, वो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी फास्ट से एब्जॉर्ब होते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन ऐसे ड्रग जो सॉलिड होते हैं, यानी कि जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वैसे ड्रग हमारे बॉडी में काफ़ी स्लो एब्जॉर्ब होते हैं, उनको एब्जॉर्ब होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें तो जो सिरप्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन जो टैबलेट और कैप्सूल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर थोड़े स्लो एब्जॉर्ब होते हैं। दूसरा होता है पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग। स्मॉल ड्रग पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब फास्टर एज कम्पेयर टू लार्ज ड्रग पार्टिकल्स। अगर हम बात करें पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग की, सो ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जिनका पार्टिकल साइज काफ़ी छोटा होता है, वो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी फास्ट एब्जॉर्ब होते हैं, काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन ऐसे ड्रग जिनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी स्लो एब्जॉर्ब होते हैं। थर्ड होता है सरफेस एरिया। द ड्रग्स आर एब्जॉर्ब फास्टर ऑन लार्जर सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल, ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू स्टमक ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। अगर हम बात करें सरफेस एरिया की, सो जो ड्रग मॉलिक्यूल है या फिर जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो लार्जर सरफेस एरिया पे काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी फास्ट एब्जॉर्ब होते हैं। इसे अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो जो हमारा इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा होता है। इंटेस्टाइन का जो साइज़ है वो काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा होता है। इसीलिए जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो हमारे इंटेस्टाइन में काफ़ी फास्ट और काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब होता है। लेकिन अगर हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक का साइज़ एज़ कम्पेयर टू इंटेस्टाइन थोड़ा सा छोटा होता है। इसीलिए जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होता है, लेकिन स्टमक के साइज़ कम होने की वजह से जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर थोड़ा सा स्लो एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग के बारे में। हायर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग्स आर क्विकली एब्जॉर्ब्ड एज कम्पेयर टू डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ ड्रग। जो हायर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ड्रग होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी फास्ट एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन जो डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ ड्रग होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी स्लो एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर इजीली एब्जॉर्ब एज कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल ड्रग। अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, सो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, यानी कि ऐसा ड्रग जो लिपिड और फैट के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से घुल मिल जाता है, वो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी फास्ट और काफ़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन ऐसे ड्रग जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वाटर के साथ वो अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हैं, तो वाटर सॉल्युबल ड्रग हमारे बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। नेक्स्ट होता है पीएच ऑफ ड्रग। एसिडिक ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक एंड बेसिक ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन। अगर हम बात करें किसी भी ड्रग के पीएच की, सो जो एसिडिक ड्रग होता है वो हमारे स्टमक के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है, और जो बेसिक ड्रग होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी फास्ट तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, सो जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। सो एस्पिरिन हमारे स्टमक के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है, लेकिन जो एम्फेटामाइन होता है, एम्फेटामाइन का पीएच होता है बेसिक, तो इसीलिए एम्फेटामाइन हमारे इंटेस्टाइन के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आयोनाइजेशन के बारे में। अनआयोनाइज्ड ड्रग्स आर लिपिड सॉल्युबल एंड आर व्हेन एब्जॉर्ब्ड एज कम्पेयर टू आयोनाइज्ड ड्रग। अगर हम बात करें आयोनाइजेशन की, सो अनआयोनाइज्ड ड्रग हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन आयोनाइज्ड ड्रग हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी बेकार तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। इसे हमें अगर एक एग्जांपल से समझे, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, जिसको हम नमक बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ये जो NaCl होता है, जो सॉल्ट होता है जिसको हम डेली अपने खाने में यूज़ करते हैं, ये अनआयोनाइज फॉर्म में होता है, यानी कि इसके ऊपर आपको कोई भी आयन्स नहीं दिखेंगे। तो ये जो अनआयोनाइज फॉर्म ऑफ सॉल्ट है ये हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सॉल्ट को, इसी NaCl को, इसी सोडियम क्लोराइड को अगर मैं तोड़ दूँ सोडियम और क्लोराइड के अंदर, यानी कि Na+ एंड Cl- के अंदर, तो ये जो Na+ और Cl- है ये आयोनाइज्ड फॉर्म है, यानी कि इसके ऊपर हमें आयन्स दिख रहे हैं, पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स। तो ये जो आयोनाइज्ड फॉर्म है सोडियम क्लोराइड का, ये हमारे बॉडी में काफ़ी बेकार तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं और काफ़ी लेट एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ डिजीज। डिजीज लाइक डायरिया रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। सो अगर किसी पेशेंट को डायरिया है तो उस पेशेंट के अंदर जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। नेक्स्ट होता है प्रेजेंस ऑफ फूड। प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक में डिक्रीज और इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। सो अगर आपके स्टमक के अंदर खाना प्रेजेंट है तो उस खाने की वजह से कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो आपके बॉडी में काफ़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं,
लेकिन उसी खाने की वजह से कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जो आपके बॉडी में काफ़ी स्लो तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। सो ये तो था फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो ये तो था ड्रग एब्जॉर्प्शन का पूरा वीडियो लेक्चर, होप आपको अच्छे तरीके से ड्रग एब्जॉर्प्शन समझ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। और ये वीडियो लेक्चर के नोट्स यानी कि ड्रग एब्जॉर्प्शन के नोट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।